चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन वर्क। मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल कहाँ पे लगाना है। मॉडल्स हमने स्टडी नहीं की, बट उसकी इंफॉर्मेशन हम पहले से ही गैदर करनी स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सा मॉडल कहाँ पर लगाना है, और हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि बेस्ट आउटपुट कौन देगा, कौन सा मॉडल देगा। ठीक है, तो उसकी हेल्प हम लेंगे मैथमेटिक्स के लिए, डिसीजंस लेने के लिए हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हमने लीनियर अलजेब्रा को समझा था कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर दो चीजें हमने समझी कि डेटा को कैसे रखा जाता है, कैसे यूज किया जाता है, डिक्शनरीज में डेटा कैसे रखा जाता है, और उसको नमपाई के अंदर कैसे स्टोर कराते हैं, पांडास के थ्रू ऑपरेशंस कैसे कराते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम जो करने लगे हैं वो है अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक कि स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है, कि स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है मॉडल सिलेक्शन में और अपने डेटा को और ज्यादा अच्छा बनाने में। आई होप कि वीडियो आपको की वीडियो विजिबल होगी। चलिए जी, स्टैटिस्टिक इज द साइंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा को, बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसमें से हमने कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ सर्च आउट करना है, या हमने कुछ डिसीजन मेक करना है। जैसे कि मान लो रेन फोरकास्टिंग का डेटा है, उसमें से हम बता सकते हैं कि रेन होगी कि नहीं होगी, फोरकास्ट कर सकते हैं हम ये चीज। या हमने फाइंड आउट करना है कि किस क्रिकेट मैच के अंदर किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाए हैं। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा जो है वो कितने तरह का होता है और कौन से डेटा के ऊपर अगर हमें यही नहीं पता होगा कि अपना डेटा किस टाइप का है, हम मॉडल नहीं लगा पाएंगे कभी भी उसके ऊपर। कोई मॉडल लगाने के लिए हमें पहले अपने डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेटा जो है वो मेजरली दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसके अंदर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर कोई क्वालिटी हो या ना हो। जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम कैटेगरिकल डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर कोई ना क्वालिटी होगी, जैसे कि बैड, गुड, रेड, ब्लू, ब्लैक। उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होगी। अगर बाई चांस उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, वो भी उसको कैटेगराइज करने में के लिए ही होगी। जैसे मान लो कि रेड के लिए 1, ब्लू के लिए 2, ऐसे। तो नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉर नेम, फॉर द सेक ऑफ नेम, ऐसा डेटा जो सिर्फ नाम का ही डाटा है। वो किस तरह का डेटा होगा? जैसे कि कलर ऑफ द बॉल, जेंडर ऑफ ए पर्सन। उसके अंदर कोई ऑर्डरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं बोल सकते कि ये वाला रेड कलर के बाद ये वाला रेड कलर आएगा, या ये वाले ब्लू कलर की बॉल के बाद ये वाली ब्लू कलर की बॉल आएगी। ठीक है, उसके बाद जो कैटेगरिकल डेटा है उसके सेकंड टाइप ऑफ डेटा है, वो है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगा? जस्ट जैसे कि कोई फोन है, उसकी नेचुरल ऑर्डरिंग होगी उसकी, जैसे कि ये अच्छा है ये बुरा है। ऑर्डर हो गया ना, कि एक अच्छा है एक बुरा है, ये वाला फोन गुड है ये वाला फोन बैड है, ये वाली एप्लीकेशन गुड है ये वाली एप्लीकेशन बैड है। ठीक है, इसके अंदर जो चार प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी, मेजरमेंट की, ऑर्डरिंग की, इक्विडिस्टेंस और नम
मीनिंगफुल जीरो की, इसमें से सिर्फ सेकंड सेकंड जो है ऑर्डरिंग वाला ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये। फिर अपने पास आ जाता है न्यूमेरिकल डेटा, जिसके अंदर फिगर्स डेटा जो है वो कैटेगरी में नहीं होगा, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी होगी। 20 किलोमीटर, 21.5 मीटर्स, ऐसे करके, ठीक है, केजीज। तो न्यूमेरिकल डेटा जो है ये भी दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट नंबर होगा, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, वो 2.5 नहीं हो सकते, अगर या तो स्टूडेंट होगा क्लास के अंदर या नहीं होगा, मतलब कंप्लीट फॉर्म होगा कि डिस्क्रीट वैल्यू होगी। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फिक्स्ड वैल्यू में से कुछ वैल्यूज होगी। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस वैल्यू को आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट वैल्यूज भी बोल सकते हो, कि जैसे 20 से लेके 21 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। 20.01, 20.02, 0.3, फिर उसके बाद आगे और नंबर कॉन्टिन्यूस है ये, जैसे कि हाइट, वेट, इस तरह का, ठीक है। और न्यूमेरिकल डेटा, जहां पर भी न्यूमेरिकल डेटा आ गया फॉर श्योर हम वहां पर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाएंगे। जहां पर कैटेगरिकल डेटा आ गया वहां पर हम फॉर श्योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ही लगाएंगे। उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ गया, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स की। जो स्टैटिस्टिक्स है ये फर्दर किस तरह का है? अब स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? डेटा को देखने के लिए, डेटा में से कुछ आउटपुट निकालने के लिए। जैसे हमने कुछ आउटपुट निकालनी है इसमें से, तो हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स दो तरह का होता है, एक तो डेटा साइंस में कन्वर्ट हो जाता है जो हम लोग कर रहे हैं, एक डेटा एनालिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो हम ज्यादा नहीं करेंगे। डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है कि अगर मान लो कि क्लास के अंदर हमारे पास डेटा सेट है स्टूडेंट्स के मार्क्स का, उसके में हम क्या बता सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, हाईएस्ट अटेंडेंस किसकी थी। वो होगा डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो डेटा की, उसमें से कुछ अलग से हमें इन्फर करके नहीं बता रहा। जो इन्फ्रेंशियल डेटा सेट है वो हमें कुछ प्रोडिक्शन करके बताएगा, कुछ हमें रिजल्ट करके कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है। जैसे भी एक स्टूडेंट के अब तक के इतने मार्क्स हैं, आगे इसके जो एग्जाम अभी हुए नहीं है उसमें कितने मार्क्स हो सकते हैं, वो इन्फ्रेंशियल हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डेटा सेट में हम क्या करते हैं? मीन, मोड और मीडियम यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेटा सेट ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर काम आएगा? थोड़ा बहुत हम भी यूज करेंगे, जैसे कि मोड, मीडियन एंड मीन, डेटा के अंदर जो नल वैल्यूज हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, या डेटा को एडजस्ट करने के लिए, अगर डेटा राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई पॉपुलेशन है उसमें से हम एक ऐसा सैंपल फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा एरिया की कवरेज है, कि ज़्यादा जिसके अंदर डेटा की वेरिएबिलिटी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर दो मेथड यूज करते हैं हम, एक वेरिएबिलिटी, दूसरा सेंटर टेंडेंसी, डेंसल, मोड, मीडियन रेंज। और वेरिएबिलिटी, अगर डेटा को हमने ज़्यादा डिवर्सिफाइड बनाना है, ज़्यादा रेंज के अंदर लेके जाना है, तो क्या बनाएंगे? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे हम प्री प्रोसेसिंग में। ये इन्फ्रेंशियल की एग्जांपल है कि इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो डेटा है इसमें हमने बताने की कोशिश की हुई है कि अगर किसी डेटा अपने पास है बॉस्टन हाउस प्रोडिक्शन का, उसमें क्या किया हुआ है कि अगर किसी एरिया में क्राइम ज़्यादा है, किसी एरिया में क्राइम ज़्यादा है, तो वो प्राइस के साथ ऑपोजिटली रिलेशन में होगा, नेगेटिव रिलेशन में होगा। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर बोल देते हैं ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे ही ये नेगेटिव रिलेशन में होगा। जैसे नंबर ऑफ रूम्स, अगर किसी के रूम के हाउस के अंदर नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगी? वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पॉजिटिव रिलेशन। अब टाइप ऑफ स्टडीज इन स्टैटिस्टिक्स तीन तरह की होती है। सैंपल स्टडी, सैंपल में स्टडी में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम डेटा को ही
एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसको इसमें से सैंपल कैसे चूज करना है। डेटा है 1000 पर्सन का, उसमें से हमने सैंपल बनाना है, वो कैसे चूज करेंगे कि मैक्सिमम कवरेज हो जाए। तो सबसे पहली जो पैटर्न होता है कि रैंडमाइजेशन, इसको समझेंगे वन बाय वन। दूसरा तरीका होता है कि दूसरा स्टडी होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम क्या देखते हैं कि कैसे उसको प्रिडिक्ट करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है कि कहाँ विदा हम कुछ इसके अंदर चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं चेंज कर रहे इसके अंदर, जस्ट हम ये देख रहे हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन को कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे इसमें से आउटपुट बेटर आए। ठीक है, सैंपल के अंदर क्या करते हैं हम, डिफरेंट 4 टेक्निक्स हैं डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, सैंपल डेटा सेट बनाने के लिए। सबसे पहले जो टेक्निक है वो है रैंडम, सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम में क्या है कि कहीं से भी कोई भी डेटा उठा लो और उसे यूज कर लो। ठीक है, दूसरी टेक्निक क्या है कि डेटा को जो है वो स्ट्रेटास में कन्वर्ट कर लो। स्ट्रेटास क्या होते हैं, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में इसको पहले से उसकी ग्रुपिंग कर लो, अलग अलग तरह से बना लो डेटा को। जैसे मान लो कि अपने पास डेटा है पेशेंट्स का जिसके अंदर उनको कैंसर हुआ है, मान लो हमने उनको एज वाइज डिवाइड कर लिया, 10 10 के एज के सब ग्रुप्स बना लिए, फिर उसके में से हमने डेटा को सिलेक्ट करके सेट कर लिया। जैसे स्मार्टफोन की सेल का हमने बनाया डेटा, तो हमने उसको स्टेट वाइज बना लिया डेटा को, स्टेट में से हमने चूज कर लिया ताकि मैक्सिमम कवरेज हो जाए फ्रॉम ऑल द स्टेटस। स्ट्रेटिफाइड के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमने क्लस्टरिंग टेक्निक की यूज किया था। क्लस्टरिंग के अंदर क्या किया कि सब ग्रुप्स तो बना दिए हमने, पर जब हमने उसके में से सिलेक्शन की, जैसे कि देखो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या था कि हर एक 10th मेंबर हमने उठा लिया या 15th मेंबर उठा लिया डेटा में, डेटा ऐसे ही है जैसा अपने पास पड़ा है। पर इसके अंदर प्रॉब्लम तब आई थी अगर डेटा पहले से ही बायस्ड है, अगर उसके अंदर पहले से ही कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम या कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम कुछ इस तरह का मेथड लगाया हुआ है कि हर एक 15th के ऊपर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही आ रही है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या बताया था कि स्ट्रेटास होते हैं, उसको हम रैंडमली पिक कर लेते हैं स्ट्रेटा में से। तो इसको इसकी डिसएडवांटेज को ठीक करने के लिए हमने क्या किया, क्लस्टरिंग टेक्निक यूज की। क्लस्टरिंग टेक्निक क्या थी, पॉपुलेशन दैट कैन बी taken from the small groups. This population in is subgrouped in clusters and then random clusters are taken in sample. हमने सबसे पहले ये चीज डिस्कस की थी यहाँ पे कि रैंडम जो टेक्निक थी, सिंपल रैंडम टेक्निक, इसके एडवांटेजेस काफी ज्यादा थे कि डेटा जो है वो कोई बायस्ड डेटा नहीं होगा, वो ओपन होगा। जैसे हम वोट कास्टिंग करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रैंडम वोटिंग होती है, कुछ भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस्ड ज्यादा नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं होती कुछ, कहीं से भी कैसे भी वोटिंग हो सकती है थ्रू आउट द इंडिया। तो यहीं पे वैसे भी किया होगा, रैंडम सिलेक्शन कर ली हमने, पर रैंडम सिलेक्शन किस में से की, ग्रुप्स में से की है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं लगाई। ठीक है, तो ये होगी अपनी स्टडीज। एक स्टडी क्या की थी हमने, सैंपल स्टडी, सैंपल कैसे चूज करना है। दूसरी क्या की थी हमने, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कैसे करना है डेटा को। डेटा को जैसे मान लो कि कोई अपने पास डेटा है जिसके अंदर हमने पेशेंट्स का डेटा लिया हुआ है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को हमने रिलेट करने की कोशिश की ब्लड ग्रुप के साथ, ब्लड शुगर के साथ। ब्लड शुगर के साथ हमने जब उसको की, हमने क्या किया, उसका एक, ये कौन सा ग्राफ है, इसका नाम क्या है ग्राफ का, रिप्लाई करो, इस ग्राफ का नाम क्या है। हमने किया था ना टाइप ऑफ ग्राफ, स्कैटर ग्राफ है ना ये। ठीक है, स्कैटर ग्राफ है, तो किसमें क्या आ रहा है, ये दो जो डॉट्स बने हैं इनको बोलेंगे हम आउटलेयर, ये आउटलेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे समझने के लिए हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे अभी, यहाँ कुछ नहीं कर रहे अभी, यहाँ पर आगे जाके देखेंगे इनका क्या करना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसी लाइन जो सबसे रिलेटेड हो या सबसे ज्यादा उसकी जो डेटा पॉइंट्स हैं उनसे ओवरलैप करके जाए, ये वाली लाइन बन गई ओवरलैप्ड। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल एक्टिविटीज। अगर फिजिकल एक्टिविटीज बंदा ज्यादा करेगा तो उसका ब्लड शुगर लेवल उतना हाई नहीं होगा। ठीक है, फिर थर्ड जो थी वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी।
एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है कि हमने जो डेटा है स्टार्टिंग से ही हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही कलेक्ट किया। लाइक अगर हमने ब्लड ग्रुप्स का डेटा बनाना है, सॉरी ब्लड शुगर का डेटा बनाना है, तो हमने स्टार्टिंग में ही दो ग्रुप बना दिए। एक को तो हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफर किया विद गुड फूड, अदर को नॉर्मल और मिनिमम एक्सरसाइज। तो उसका डेटा को मिक्स किया, उसमें से हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। ये तब होगा अगर आपका किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में पहले से टाई अप है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। नहीं अदरवाइज हमारे पास जो ज्यादातर डेटा होता है वो रो डेटा होता है, प्री डिफाइंड डेटा अपने को पहले ही बना हुआ मिलता है। ठीक है, फिर मीन मोड मीडियन आपको पता है कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर डाटा जो है अपना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड। इसमें क्या है कि अगर डेटा सेट के अंदर मिसिंग है वैल्यू अपने पास, और अगर डेटा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम उसके अंदर वैल्यू को मिसिंग है तो हम मीन यूज करेंगे। मीन, इसको नोट कर लो अच्छे से, मीन यूज करेंगे जब डेटा यूनिफाइड है मिसिंग वैल्यू के लिए। अगर उसके अंदर, डेटा के अंदर स्क्यूनेस है, लेफ्ट स्क्यू है या राइट स्क्यू है, स्क्यूड है, तो क्या करेंगे, मीडियन यूज करेंगे, मीडियन। ठीक है, वो लेफ्ट स्क्यू राइट स्क्यू और इसको देखने का तरीका भी सिंपल होता है। ये हर एक जगह यूज होगा ये तरीका। अगर मान लो डेटा अपने पास मिसिंग नहीं है फिर भी हमको ये मोड मीडियन वाला तरीका डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होगा। इसको देखेंगे हम प्री प्रोसेसिंग पार्ट के अंदर। ठीक है, ज्यादातर हम मीडियन यूज करते हैं पर कहीं कहीं पे हम मोड भी यूज कर लेते हैं। और कैटेगरी के लिए हम क्या कौन सा यूज करेंगे, मोड को यूज करेंगे। अगर डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव डेटा में, कैटेगरिकल डेटा में हम ज्यादातर मोड यूज करते हैं। ठीक है, अब डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है, अब ये वाली चीज आ गई दोबारा। जो हमने ये बनाया था ना स्कैटर ग्राफ, देखो इसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है। मान लो कि ये डेटा जो है ये ब्लड शुगर का नहीं है, ये क्लास के अंदर इंटेली क्लास के अंदर जो मार्क्स है ये मार्क्स हैं, ये उसकी पोजीशन है स्टूडेंट की, ऐसे मान लो। ठीक है, कि कोई बच्चा ऐसा भी है जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, इन सबसे सबसे ज्यादा मार्क्स हैं और पोजीशन भी हाई है इन सबसे। कोई ऐसा बच्चा भी है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता और जिसकी पोजीशन सबसे कम है। इसको हम आउटलेयर कैसे करेंगे, इसको तो हम आउटलेयर कर ही नहीं पाएंगे ना, तो इस केस के अंदर हमें डेटा को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो प्री प्रोसेसिंग में समझेंगे, पर अभी ये समझना जरूरी है कि कहीं कहीं पे इनको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम इनको यूज ही करेंगे इनको। ठीक है, अब वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए कि डेटा कितना वेरी करता है, तीन चीजें यूज करते हैं हम। रेंज, आपका बस काम इतना सा है कि आपने याद रखना है कि वेरिएबिलिटी कैसे चेक होती है। रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं रेंज फाइंड करने के लिए, मैक्स माइनस मिनिमम। देन आफ्टर कुछ नहीं करना आपने वेरिएंस के लिए, जो डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें से मीन को माइनस करके डिवाइड बाय कर दो एन से, तो फाइंड आउट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं रेंज के, कि मशीन लर्निंग में इसका क्या रोल है। मशीन लर्निंग में रेंज कहाँ कहाँ पे काम आती है, फीचर स्केलिंग के लिए काम आती है, आउटलायर डिटेक्शन के लिए काम आती है। ठीक है, ये याद रख लो इतना। फीचर स्केलिंग के लिए काम आती है और आउटलायर डिटेक्शन के लिए। जैसे कि इफ द रेंज इज वेरी वेरी लार्ज, इट माइट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स ना, आउट बोला था ना आपको, आउटलायर की प्रॉब्लम आएगी, तो वो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रेंज यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। ठीक है, फीचर स्केलिंग क्या होती है, व्हाइल द रेंज इज लेस कॉमनली यूज्ड, understanding the range of data can be essential for feature scaling. Methods like minimum maximum scaling, minimum maximum scaling transform the data that the values are rescaled to fix range, usually 0 to 1। क्या बोल रहे हैं जी, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मिनिमम मैक्सिमम रेंज के अंदर जैसे बैड गुड है डाटा, तो उसको 0 1 में करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, उसको 0 1 में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वैसी वेरिएंस का यूज क्या है मशीन लर्निंग के अंदर, फीचर सिलेक्शन के लिए। इसका क्या होता है, फीचर स्केलिंग के लिए, फीचर सिलेक्शन के लिए भी कौन कौन सा फीचर हमने उसका लेना है डेटा सेट का।
ठीक है। और वेरिएंस का यूज किस लिए करते हैं कि डेटा कौन सा लेना है, डेटा सेट जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो मॉडल कौन सा यूज करेंगे, जैसे पीसीए कहाँ पे लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें इससे पता लगेंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन से डेटा की नॉर्मलाइजेशन में काम आता है। मैंने अभी बताया था आपको कि स्टैंडर्डाइजेशन, अभी डेटा को, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज्यादा, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए और नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी टाइम के साथ। फिर उसके बाद परसेंटाइल और क्वांटाइल, किसी को आता है? परसेंटाइल और क्वांटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल का मीनिंग सिंगल वर्ड आंसर बताओ। परसेंटाइल मीन्स, किसको रिप्रेजेंट करता है ऑन द स्केल ऑफ 100? किसको रिप्रेजेंट करेगा ये परसेंटाइल? एक तरह से पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है संजय, ठीक है अंकुर। तो इसमें क्या बता रहा है ये, गोइंग वेरी फास्ट, कि जो परसेंटाइल क्या है कि मान लो अपने पास जो डेटा था, हमने पहले एक डेटा लिया था ना हाइट का, पिछले स्लाइड्स के अंदर लिया था। उसके अंदर हमने क्या बताया था कि हाइट जो है स्टूडेंट्स की, वो मिनिमम हाइट है 160, मैक्सिमम है 180। देखो इसके अंदर लिया था, रेंज फाइंड की थी, ये रहा। नहीं, काफी पीछे रह गया वो, चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझ लो कि रेंज एक हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की है ये, जो डेटा सेट है, और उसमें से इसको हमने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मिनिमम डेटा 160, मैक्सिमम हाइट 180, जिसका मीडियन बन जाएगा वो 170 है। ठीक है, तो जो 170 है उसका कितना परसेंटाइल होगा? 50th परसेंटाइल होगा। 50th परसेंटाइल, इसका क्या मीनिंग होगा कि जो 50th परसेंटाइल है वो 170 से नीचे नीचे हाइट वाले हैं। ठीक है, तो 50th जिसका परसेंटाइल है के बाद जो जितनी भी हाइट है वो 170 से कम होगी। अगर जिसका 100 परसेंटाइल है तो उसके मार्क्स या उसकी हाइट 180 से कम होगी। मैक्सिमम हाइट 180 होगी और उसकी हाइट उनसे कम होगी। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल? इसका कैलकुलेट कर लो, टोटल डाटा पॉइंट्स कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15, तो इसको डिवाइड करो, 3 डिवाइड बाय 15, तो कितना आ गया? 20th। इसका परसेंटाइल कितना बन गया? 20th परसेंटाइल बन गया इसका, कि इससे जो कम वाले होंगे तो उनकी हाइट इससे कम होगी। ठीक है, इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसका फायदा क्या है इन मेजरमेंट्स का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स इन डेटा सेट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आ सकता है अपने पास। अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं ना, तो उसमें काम आ जाएगा, ये पता लग जाएगा धीरे धीरे हमें। तो उस टाइम के ऊपर वापस आके हम रिवीजन कर सकते हैं उसकी। क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल इज अ मेजरमेंट दैट टेल्स हाउ मेनी values in a data set are above or below certain limit. It divides the member of the data set into equally sized subgroups. ठीक है, कुछ कुछ चीजें परसेंटाइल की तरह ही होता है, बस डिवीजन की हुई होती है हमने, जैसे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया करके दिखाया हुआ है जो डेटा सेट है। ये जो 25% वाला डेटा इससे नीचे वाला है, 50% से इससे नीचे वाला है, 75% से इससे नीचे वाला है। ठीक है, ये हो गया क्वांटाइल। चैट विंडो में मैसेज करो क्वांटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, अगर खुद को पता है तो। अब परसेंटाइल का क्या यूज है मशीन लर्निंग वगैरह में? A percentile indicates the value below which a given percentage of observation in a group of observation fall. For example, 25th percentile is the value below the 25% of the observation fall. So uses of the machine learning की होगा आउटलाइन, आउटलायर देखने के लिए। ठीक है, जैसे कि 99 परसेंटाइल कैन बी आउटलायर, 1 परसेंटाइल कैन बी आउटलायर। ठीक है, जैसे बाइनोमियल हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ द डेटा वी कीप ऑन इन बिटवीन। तो वैसे बनाएंगे हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे जब भी डेटा को हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे।
फीचर की स्केलिंग के लिए काम होता है। परसेंटाइल कैन बी यूज फॉर द scaling like robust scaling in which the median and the inadequate range of the data in between 25th and 25 to be scaled feature। जो 25 से लेके 75 के बीच वाला डेटा है उसको हम स्केलिंग में ले लेंगे 0 1 की फॉर्मेट में, बाकी सबको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कई केसेस में। क्वांटाइल के क्या यूजेस हैं? सेम ही तरह के यूजेस क्वांटाइल के होंगे। इसमें फीचर स्केलिंग के लिए काम में लिया था हमने डेटा को, इसको फीचर इंजीनियरिंग के लिए काम में लेंगे। जो उसकी फीचर्स हैं उनको अलग अलग तरह से लेबल करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 हमने लेबल्स कर दिए। ठीक है, जो अपने पास कॉन्टिन्यूस डेटा हुआ जैसे उसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। ये आएंगी सारी चीजें आगे। डिफरेंस नहीं किसी ने मैसेज किया। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वांटाइल एंड परसेंटाइल? आगे है कोरिलेशन एंड कैजुएशन। कोरिलेशन हमने बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं बार बार। पांडा के अंदर भी हमने देखा, इसके अंदर भी देखा था हमने कि कोरिलेशन क्या होता है, कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे नंबर ऑफ रूम्स ज्यादा हैं अगर, तो प्राइस इंक्रीज होगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर क्राइम रेट ज्यादा है तो हाउस प्राइस के साथ वो नेगेटिवली कोरिलेशन में होगा। कैजुएशन क्या होता है? एक इवेंट के होने के कारण अगर कोई दूसरी इवेंट कॉज हो रही है, उसको ट्रिगर कर रही है, तो क्या होगा, तो कैजुएशन होगा। इसका मतलब क्या होगा कैजुएशन? बिकॉज देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने बताई हुई है कि अगर आइसक्रीम की सेल को हम रिलेट करें टेम्परेचर के साथ, द विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट विल आल्सो इंक्रीज द सेल इन द आइसक्रीम। ठीक है, ये अपना एनालिसिस है, ये इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस क्रिएट कर दिया ना हमने, तो ये कैजुएशन है। दो चीजें आपस में, अगर आपको आगे बोली है कि कैजुएशन क्या है दोनों में, तो फाइंड द रिलेशन। दिस इज द मैथमेटिकल वर्ड फॉर द रिलेशन। ठीक है, बिटवीन टू फीचर्स और टू डेटा पॉइंट्स। टू फीचर्स नो डेटा पॉइंट्स। फिर आगे हम मूव कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, नल हाइपोथेसिस कैसे करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस क्यों जरूरी है हमारे लिए? हाइपोथेसिस क्यों जरूरी है? क्यों हमें एक हाइपोथेसिस पहले हमें बनाना पड़ता है? मान लो कि हमने रिलेशन फाइंड करना है अर्थ का, मून का एंड सन का, है ना, तो हमें एक हाइपोथेसिस तो चाहिए। एक हाइपोथेसिस तो चाहिए। जैसे कि किसी ने पहले सबसे पहले दिया था हाइपोथेसिस कि सन, स्टार एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस था जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, बस कुछ नहीं, नाम है उसका। जो फर्स्ट हाइपोथेसिस किसने दे दिया उसको हम नल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। किसी ने सबसे पहले दिया था कि जो सन, अर्थ, स्टार्स और अदर प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि ये चीज बतानी बड़ी मुश्किल है ना कि कौन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है। क्योंकि हमें रिलेटिव रिलेटिव चेक कर सकते हैं हम। जैसे एक ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं, दूसरी ट्रेन से हमें लगेगा कि हमारी ट्रेन ही चल रही है, तो ऑब्जर्वेशन है, एक हाइपोथेसिस है कि किसकी ट्रेन चल रही है। तो वैसे ही इसने दिया था। फिर बाद में फर्स्ट सेकंड हाइपोथेसिस आया था जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि जहाँ पे नल हाइपोथेसिस काम नहीं कर रहा। उसने क्या किया था, उसने चैलेंज किया और उसने बताया कि अर्थ, प्लैनेट्स एंड अदर स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ना कि अर्थ के अराउंड। तो अब दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि मान लो कि कोई कंपनी है, उसने एक ड्रग बना दी ए, दूसरी कंपनी ने एक ड्रग बना दी बी फॉर हेडेक। हेडेक के लिए दो ड्रग्स बना दी।
तो इन्होंने डेटा बना लिया, ठीक है, एक डेटा सेट बना लिया इन्होंने। हम बना रहे थे ना, वेक्टर बना लिया एक, कि यहाँ पे 10 20 40, यहाँ पे एग्जांपल हाँ ये दी हुई है। यहाँ पे देखो, जैसे ड्रग ए थी, उसका जो 5 पर्सन ने ट्राई की अलग अलग टाइम के ऊपर, तो एक पर्सन के ऊपर 12 मिनट में काम की, दूसरे पर्सन के ऊपर वो 8 मिनट में काम की, तीसरे पर्सन के ऊपर 30 मिनट में काम की, चौथे पर्सन के ऊपर 10 मिनट में, फिर 7 मिनट में। ऐसे ही जो ग्रुप दवाई सेकंड मेडिसिन थी उसने ये किया। हमने क्या किया, हमने एक एवरेज फाइंड कर ली कि 10 आ गई, इसकी एवरेज 15 आ गई। तो हम क्या नल हाइपोथेसिस क्या देंगे इसका, कि जो मेडिसिन ए है ये जल्दी काम कर रही है। ये हमने हाइपोथेसिस दे दिया कि ड्रग ए इज मोर क्विकर एंड मोर एफिशिएंट देन ड्रग बी। फिर कुछ टाइम के बाद ड्रग टू के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, जो इनके मैन्युफैक्चरर थे इन्होंने ड्रग बी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, मेजर चेंजेस कर दिए। उससे क्या होगा, ये रिवर्स हो गया प्रोसेस। रिवर्स मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे मान लो कि 10 आ गया, यहाँ पे 7, ऐसे करके हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेकंड हाइपोथेसिस था वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ड्रग बी इज मोर एफिशिएंट देन ड्रग ए। ठीक है, जैसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। तो अब मान लो कोई एक पर्सन है रैंडम एक्स, उसने एक मेडिसिन ले ली, ठीक है, एक ना मानो 10 मान लो, 10 पर्सन ने मेडिसिन ले, एक्स, कोई भी एक मेडिसिन ले ली, ए या बी ले ली, और उनमें से 9 पर्सन को ड्रग ए जो है, ड्रग बी जो है उन्होंने उसने जल्दी काम कर दिया, मेडिसिन जो ए है, बी है उसने अच्छा काम कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो होल्ड कर रहा है ना, और जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। पर एक ऐसा केस भी है जिसके अंदर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में असमर्थ है, वो कर नहीं पा रहा उसको रिजेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम इसको लेंगे, सेकंड केस को। बस। देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मशीन लर्निंग में। 5 मिनट की ब्रेक, चलिए आगे मूव करें। प्रोबेबिलिटी एंड इट्स यूज इन मशीन लर्निंग एंड एआई। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लो कि चांसेस, कोई फैन है उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फैन चल रहा है अपने रूम के अंदर, उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। और कैसे कैलकुलेट करोगे। 2 3 तरीके हैं ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की। हम सीधा परसेंटेज में बता सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं इस फैन के गिरने के। दूसरा क्या है कि हम उसके केसेस बनाएं, कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, या तो फैन गिरेगा या नहीं गिरेगा। हाँ, जितने चांसेस हैं गिरने के वो है 1, 1/2, तो कितना आएगा, 2.5 है प्रोबेबिलिटी। तो एक चीज आप सबको पता ही होगी, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 या 1 के बीच में लाई करती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से प्रोबेबिलिटी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप रिवाइज की हुई हैं, ऑलरेडी देखी हुई हैं। मशीन लर्निंग के अंदर क्या यूज है इसका, मशीन लर्निंग के अंदर जैसे कि मान लो कि हमने कुछ प्रोडिक्ट कर दिया, हमने कुछ प्रोडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की, और उसकी वो कुछ ओरिजिनल वैल्यू भी थी। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे हम, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू से जितनी वैल्यू आई डिवाइड करके एन के साथ, टोटल जितने डाटा सेट पॉइंट्स थे, उसको हम बोलेंगे लॉस। जितना ज्यादा लॉस उतना उतनी एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी करेंगे हम इसको। तो जो टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड,
बायस थ्योरम, इंफॉर्मेशन थ्योरी, क्रॉस और इंफॉर्मेशन गेन। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिक्स प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर मान लो कि अपने पास एक डाइस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 10 व्हेन वी रोल अ डाइस? 10 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डाइस के अंदर 6 केसेस होते हैं, 10 कभी नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर है वो लेस देन 10 से आए, भी लेस देन 10 से नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%? नहीं, 1/10 नहीं होगी, 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो भी नंबर आएगा रोल करेंगे जब डाइस को, तो वो 10 से छोटा ही आएगा, हमेशा, ऑल टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है। 0.5, 50%, 1/2, सबका मीनिंग सेम है प्रोबेबिलिटी के अंदर। जीरो कब होगी? जब वो काम के होने के चांसेस जीरो हो, नल्लीफाई हो, इम्पॉसिबल हो कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। 1 कब होगी प्रोबेबिलिटी? जब वो पक्का हो ही हो। जैसे रोल द डाइस के अंदर क्या था कि लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? हमेशा 1 थी कि हमेशा ही लेस देन 10 से नंबर छोटा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन अकर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है? जैसे कि फ्लिप द कॉइन, कॉइन को फ्लिप किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हेड के केसेस इवेंट के हैं 1 चांसेस, और नंबर ऑफ आउटकम के टोटल कितने हैं? 1 + 1 = 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कॉइन की? 1/2। डाइस की क्या होती है किसी एक नंबर के आने की? 1/6। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5, उसकी क्या होगी? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, उसकी क्या होगी? 3/6, विच इज इक्वल टू 1/2, विच इज 0.5। ठीक है। इवन नंबर कितने हैं? 3 है। टोटल कितने हैं? 6। तो 3/6 से 0.5, 1/2। ये थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रैंडम वेरिएबल। कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक चीज समझ लो कि रैंडम जो वेरिएबल है, जो नॉर्मल जो अरिथमेटिक वेरिएबल होता है उससे डिफरेंट होता है। उसको हम प्लस नहीं कर सकते, x + y नहीं कर सकते, एक्स का स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते। दिस वेरिएबल इज जस्ट यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबिलिटी। ठीक है। जैसे कि एक कॉइन को हमने फ्लिप किया, तो रैंडम वेरिएबल है, वो या तो 0 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब होगा? जब हेड है। 1 के इक्वल कब होगा? जब टेल है। ये हम खुद ही उसको बताएंगे सिस्टम को। ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक्स, इसको हम एक्स से या किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। एक्स से डिनोट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 या 1। 0 या 1 के लिए हमारे पास इवेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं। अगर हेड की इवेंट अक्कर हो रही है तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अगर टेल आ रहा है तो 1 आ रहा है। ठीक है? ऐसे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है रैंडम वेरिएबल के? कि मान लो कि किसी क्लास के अंदर हमने एक रैंडम वेरिएबल बना लिया एक्स, वाई, और उसमें हमने बताया कि इट विल रिप्रेजेंट द वेट ऑफ रैंडम पर्सन इन ए क्लास। जितने भी जो पर्सन हैं, किसी भी रैंडमली किसी के वेट को वो डिफाइन कर सकता है। तो हमने अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो लिखेंगे कैसे हम?
अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वेट ऑफ द रैंडम पर्सन इन ए क्लास इज लेस देन 60, हम लिखेंगे वाई इज लेस देन 60। ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड किस चीज की कर रहे हैं? वाई लेस देन 60 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। जो रैंडम वेरिएबल है ये अगेन कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दो तरह का हो सकता है, जैसे कि कोई कॉइन हमने फ्लिप किया या कलर ऑफ द बॉल्स हमने सिलेक्ट किए फ्रॉम द सर्टेन सेट ऑफ द बॉल्स, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वहां पे हम डिस्क्रीट वे से जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। कॉन्टिन्यूस वैल्यू तब होगी जब जहाँ पे वेट है, जैसे वेट ऑफ ए रैंडम पर्सन इन क्लास, तो ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये पॉइंट्स के अंदर जाएंगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल। मान लो कि ये कॉइन्स वाला केस था, ये हमने अभी देखा है कि x इज इक्वल टू 1 फॉर हेड, x इज इक्वल टू 0 फॉर टेल। तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं इस कंसेप्ट को। मान लो कि अपने पास तीन कॉइन्स हैं और हमने इकट्ठे तीन तीन कॉइन्स फ्लिप कर दिए। तो अपने पास रैंडम वेरिएबल x और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि सम ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, इसकी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारे केसेस बना लेंगे कि हेड 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 का केसेस क्या होगा 3, टी 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 का क्या होगा 0। क्यों 0 क्यों होगा टी 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 का? टी 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 का 0 क्यों होगा और उसका 1 क्यों होगा? क्योंकि टेल को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 के साथ, हेड को रिप्रेजेंट किया हुआ है 3 के साथ। तो इसमें क्या है, हेड के केसेस क्या है 3, इसके 0 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 1 1 है। तो इसमें से हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कि प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ एक्स को, उसको रैंडम वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू जब मान लो कि नंबर ऑफ हेड्स कितने थे 0 थे, जब नंबर ऑफ हेड कितने थे 0, है ना? 0 के केसेस कितने हैं? टोटल केसेस आज 2 raised to power 3, 8 केसेस हो गए, 8 केसेस हैं अपने पास। तो 0 का केस है ओनली 1। एक केस के अंदर है कि सारे जो टेल्स हैं वो 0 हो जाएं। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, 1/8 कर देंगे, प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में चलेगी। ठीक है। ठीक है, ये डिस्क्रीट क्वांटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना डिस्क्रीट है, सारी वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है। उसके बाद दो की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो हेड्स आए, 1 2 3, 3 डिवाइड बाई टोटल केसेस 8। तो ये है टोटल उसकी केसेस प्रोबेबिलिटी। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस, इसका क्या यूज है और क्या होती है ये? पहले तो कहीं पे भी ये लिखा हो जाए बेल शेप्ड कर्व, उसको भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं कि बेल शेप्ड कर्व होते हैं, इसका जो शेप है वो बेल की तरह होती है। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो मैक्सिमम जो डेटा सेट्स हैं वो मिडल के बीच में ही होंगे, और इसकी शेप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अगर 1 आ रहा है और इसकी शेप 0.5 है तो इट इज ए यूनिफाइड। अब स्क्यूनेस क्या होती है? स्क्यूनेस क्या होता है कि झुकाव इस एक तरफ हो इसका, जैसे कि नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है डेटा अपना। ठीक है, पढ़ा होगा आपने सब ये मैथमेटिक्स के अंदर। और जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे कि स्क्यूनेस नहीं होगी, वहां पे मोड मीडियन और सबकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और मोड मीडियम और मीन की वैल्यू सेम होती है इस केस में। ठीक है, ये था प्रोबेबिलिटी का। एक चीज और रहेगी वो बताता हूँ मैं आपको।
ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज होती है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज करते हैं हम? अगर किसी को पता है तो। डिफेक्टिव गैसेस दे सकते हैं। So what is Poisson distribution? It is a probability distribution that measures the how many times an event can be occur or likely occurred within a specific period of time. कितने टाइम में वो कितने बार चीज हो सकती है, उसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट events that can occur at a constant rate within a given interval of time। कुछ कुछ हमने डेटा डेटा सेट चूज किए हुए हैं, कुछ इंटरवल हमने डिसाइड किए हुए हैं, उस इंटरवल के अंदर वो कितने बार हो सकता है। जैसे कि मान लो, फॉर एग्जांपल वी हैव डिजाइंड a data set of a city like Chandigarh, and we are detect having the database that is representing the number of accidents caused in between 6 p.m. to 10 p.m. due to the high rush, because at 6 p.m. most of the offices start giving off, and persons are coming back to their homes at the same time. What will be there are the chances of more accidents। तो इसको देख के हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस डेट को, इस तारीख को कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइविंग इन एन इमरजेंसी रूम बिटवीन 10 p.m. टू 12 p.m। एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इमरजेंसी रूम में कितने पेशेंट्स आ सकते हैं, कितने ही ऐसी नॉर्मली ठीक हो सकते हैं, कितने के वहां पे आ सकते हैं। ठीक है। और काफी था पे जगह पे ये यूज हो सकती है। इसका ये फॉर्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कैन अकर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या रहेगी? यूलर्स नंबर ई इज इनटू माइनस माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? मीन ऑफ द इवेंट्स। जो इवेंट्स हैं उन सबकी मीन। ठीक है। इसको हम यूज करेंगे डेटा साइंस के अंदर। डेटा साइंस के अंदर का इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। इन सारे कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लो और अपने असाइनमेंट का भी देख लो। थोड़ा सा टाइम लगाओ। नमपाई, पांडास, एस्केलर्न, मैटप्लॉटलिब और सी बॉट, ये सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, साथ में इनको रिवाइज कर लो। फिर हम प्री प्रोसेसिंग से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत प्री प्रोसेसिंग का आपको करवाएंगे। ठीक है, कि कैसे ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं।